क्या आप जानते हैं कि सांसें लेना बहुत जरूरी होता है? सुनकर थोड़ा फनी लग रहा होगा कि ये कैसा सवाल है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सांसें हैं तो हमारी जिंदगी है और सांसें नहीं तो लाइफ नहीं। खाने के बिना भले ही हम 2 हफ्ते जी जाएं और पानी पिए बिना 2 दिन, लेकिन सांस लिए बिना तो 2 मिनट भी नहीं रहा जा सकता। इतनी जरूरी होती है सांसें। अच्छा लगा ये जानकर कि आपको ये पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अच्छी हेल्थ के लिए सांसों का गहरा होना भी जरूरी है? यानी डीप ब्रीदिंग, ये हेल्थ को अच्छा बनाती है। शायद आप ये जानते हैं, थोड़ा जानते हैं, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। आजकल हर कोई छोटी छोटी सांसें लेता है बिना किसी अवेयरनेस के, और इसी वजह से आज स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया है। कभी कभी तो लगता है कि ये स्ट्रेस ना बस हमारी बगल की सीट पर ही बैठा रहता है, क्लास में, ऑफिस में, हमारे इर्द गिर्द ही रहता है, और घर में घुसते ही ये गुस्से में बदल जाता है। क्योंकि हम जो छोटी छोटी सांसें लेते हैं वो ही टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी का रीजन बनती है। और वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी तरह से बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती। यानी ब्रीदिंग प्रोसेस सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है। ओके, तो ये सारा मामला ब्रीदिंग का है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन ही तो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, और इस एनर्जी की बदौलत ही तो हम मूव करते हैं, ग्रो करते हैं और बॉडी का हर फंक्शन पॉसिबल हो पाता है। लेकिन अगर ब्रीदिंग ही सही से नहीं हो रही है तो मतलब ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही। ऑक्सीजन कम तो फूड के एनर्जी में कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम, और एनर्जी के बिना तो बॉडी के फंक्शन स्लो और पुअर क्वालिटी के ही होंगे। और एक इनएक्टिव बॉडी में स्ट्रेस, एंगर और डिप्रेशन तो आएगा ही। मानते हैं ना इस बात को? तो वहीं डीप ब्रीदिंग करने से, यानी गहरी सांसें लेने से, लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन अंदर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। प्रॉपर एनर्जी फॉर्मेशन और एक एक्टिव बॉडी और हेल्दी लाइफ, मतलब कमाल की बात। तो बताइए, अब समझे या नहीं कि ब्रीदिंग प्रोसेस का नॉर्मल होना कितना ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए आपको ना केवल डीप ब्रीदिंग पर फोकस करने की जरूरत है, बल्कि इस काम में जुटे रहने वाले बॉडी के वाइटल ऑर्गन, लंग्स के बारे में भी जानने की जरूरत है। तो चलिए फिर मिलते हैं आज हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन लंग्स यानी फेफड़ों से, जिन्हें अकेले रहना पसंद नहीं है, इसलिए ये पेयर में रहते हैं, यानी ये 2 होते हैं। ये लंग्स ह्यूमन बॉडी के बिगेस्ट ऑर्गन्स में शामिल हैं, जैसे कि स्किन, लीवर, ब्रेन और हार्ट। और ब्रेन और हार्ट की ही तरह बॉडी में लंग्स का प्रॉपर फंक्शन करना भी बेहद जरूरी है। लंग्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन्स है, यानी कि इंसानों के श्वसन तंत्र के प्राइमरी ऑर्गन्स है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे ऑर्गन्स और टिश्यूज का नेटवर्क है जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ऐसे सभी एनिमल्स में लंग्स पाए जाते हैं जिनमें बैकबोन होती है, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स, डॉल्फिन्स और हम इंसान। लेकिन बाकी सारे एनिमल्स और बर्ड्स के कंपैरिजन में हम ह्यूमंस में स्पेशलाइज्ड लंग्स होते हैं। ये सुनकर अगर आपका मन लंग्स को देखने का कर रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हाँ, लेकिन आप इन्हें फील जरूर कर सकते हैं, और शायद अक्सर डीप ब्रीदिंग के टाइम ऐसा करते भी आए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं। अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखिए और एक गहरी सांस लीजिए। ऐसा करके आपको लगेगा कि आपका चेस्ट थोड़ा बड़ा हो गया है। अब सांस बाहर छोड़ो तो देखो, ऐसा लगेगा जैसे चेस्ट अपने रेगुलर साइज में आ गया है, जैसे कि हम गुब्बारे में हवा भरते हैं और फिर जब हवा निकलती है, कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस। क्योंकि चेस्ट के अंदर लंग्स ही तो हवा भरने पर फूल रहे थे और हवा छोड़ने पर नॉर्मल साइज में आ रहे थे, और इसमें उन्हें डायफ्राम की मदद भी तो मिल रही थी। डायफ्राम जो मसल की एक ऐसी स्ट्रॉन्ग शीट होती है जिसके मूवमेंट की वजह से लंग्स को हवा भरने और खाली करने में काफी मदद मिल जाती है। ये डायफ्राम ही मसल की स्ट्रॉन्ग वॉल होती है जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। अब अगर लंग्स को हम बाहर से देख नहीं सकते तो क्या हुआ? ये तो जान ही सकते हैं ना कि ये कैसे दिखते हैं। क्या ये गुब्बारे जैसे होते हैं? नहीं नहीं, गुब्बारे जैसे तो नहीं, लेकिन लंग्स स्पॉन्जी जरूर होते हैं। इनकी शेप कोन जैसी होती है और इनका कलर पिंकिश ग्रे होता है। ये दोनों जोड़ीदार लंग्स चेस्ट कैविटी में हार्ट के दोनों साइड्स में रहते हैं, यानी हार्ट बीच में होता है और उसके अगल बगल में लंग्स होते हैं। तो क्या अपने हार्ट तक अपने दिल की बात पहुंचाने के लिए हम लंग्स की हेल्प ले सकते हैं? ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या इंतजाम है ये हम जान सकते हैं। तो
तो देखिए लंग्स जो होते हैं वो रिबकेज में प्रोटेक्टेड रहते हैं और इनके ऊपर प्लूरल टिश्यू की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। इन दोनों लंग्स का टोटल वेट अप्रॉक्स 1.3 किलोग्राम होता है और दोनों लंग्स का टोटल सरफेस एरिया रफली एक टेनिस कोर्ट के साइज के इक्वल होता है। ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये भी तो कुछ कम नहीं है ना कि हमारी सांसें चलती रहे। इसके लिए लंग्स 24/7 काम करते हैं, साल के 365 दिन। इन्हें तो कोई छुट्टी ही नहीं मिलती। सोचिए अगर ये छुट्टी पर अड़ जाए तो क्या हो, तो फिर तो हमारी ही छुट्टी हो जाए। ये वाकई में कितने डेडिकेटेड है ना हमारी जिंदगी के लिए। तो हमें भी तो लाइफ के लिए थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना चाहिए, है ना? खुलकर जीना चाहिए, भरपूर जीना चाहिए। कभी फुर्सत मिले तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। और इसी के साथ चेस्ट का ज्यादातर स्पेस तो लंग्स ही कवर कर लेते हैं, लेकिन हार्ट को भी इनके बीच थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। इसलिए हार्ट अपना स्पेस ले लेता है, जिससे लेफ्ट लंग राइट लंग के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा रह जाता है। बट डोंट वरी, इसकी परफॉर्मेंस में ना कोई भी डिफरेंस नहीं आता। लेकिन ये देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारा हार्ट वाकई में अपने दिल की ही करता है, तभी तो उसने अपने लिए कोई और जगह चूज नहीं की और दोनों लंग्स जोड़ीदारों के बीच में आकर खुद का घर बनाया है। आई थिंक हार्ट को गपशप करना पसंद होगा और शायद लंग्स के साथ इसकी कोई जुगलबंदी भी हो, इसलिए ये इनके साथ रहना ही पसंद करता होगा। वैसे आगे हमें पता चलने वाला है कि इनकी जुगलबंदी का राज क्या है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं। और अभी हार्ट की जगह घेर लेने से लंग्स को जो एडजस्टमेंट करने पड़े हैं उनके बारे में पता लगाते हैं। तो राइट लंग तो आराम से रहता है, इसलिए उसमें 3 लोब्स होते हैं। ये लोब्स 3 सेक्शंस है, लेकिन लेफ्ट लंग में 2 लोब्स यानी 2 सेक्शंस ही होते हैं। इसका मतलब लेफ्ट लंग में अपर और लोअर लोब्स होते हैं, जबकि राइट लंग में अपर, मिडिल और लोअर लोब्स होते हैं। कोई बात नहीं, लेफ्ट लंग को हार्ट की कंपनी भी तो ज्यादा मिलती है ना राइट लंग के कंपैरिजन में, क्योंकि यूं तो हार्ट दोनों लंग्स के सेंटर में ही होता है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है। दोनों ही लंग्स का बेस डायफ्राम पर टिका रहता है। इसका मतलब लंग्स के तो काफी सारे दोस्त हैं, आसपास हार्ट है और डायफ्राम भी। वाओ, और ये खुद भी तो एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। तो कहने का मतलब ये कि दोस्तों का साथ सबको अच्छा लगता है, लेकिन बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स भी फ्रेंडशिप को एंजॉय करते हैं, ऐसा आज लग रहा है। और इसी के साथ हमें लंग्स के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है, लेकिन अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं लंग्स का मेन टास्क, क्योंकि लंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करते हैं। एटमॉस्फेयर की एयर से ऑक्सीजन लेकर उसे ब्लड स्ट्रीम में भेजने का। और ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से ऑक्सीजन ब्लड के साथ बॉडी की सारी सेल्स तक पहुंच जाती है और हमारी बॉडी की हर सेल बड़े आराम से अपना अपना काम पूरा करने में जुट जाती है। और ये तो आप जानती हैं कि हमारी बॉडी की हर सेल के फंक्शंस के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है और लंग्स की बदौलत ही ऐसा हो पाता है। तो क्या सारी सेल्स लंग्स को थैंक्स कहती होंगी? जरूर कहती है। मुझे तो लगता है कि बॉडी का हर एक पार्ट एक दूसरे के काम को एप्रिशिएट भी करता होगा, सपोर्ट भी करता होगा और थैंक्स भी कहता होगा। तभी तो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग पॉसिबल हो पाती है। और फिर बॉडी पार्ट्स को शायद पता है कि साथ चलने और सराहने से ही लाइफ इजी और लाइट बनी रह सकती है। वाओ, इन्हें कितना कुछ पता है ना। काश हम सब भी ये बात अच्छे से समझ ले। एनीवेज, लंग्स केवल ब्लड को ऑक्सीजन देकर के ही फ्री नहीं हो जाते हैं, उन्हें ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो रिमूव करना होता है और इस काम को भी लंग्स बखूबी पूरा करते हैं। और फिर ब्लड से अलग हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेल के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, यानी जब आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। वैसे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गैस एक्सचेंज। बोले तो ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड आउट। लेकिन क्या इस प्रोसेस को लंग्स अकेले ही पूरा कर लेते हैं या लंग्स के कुछ ऐसे साथी भी होते हैं जो कि इस टास्क को पूरा करने में लंग्स की हेल्प करते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। इनफैक्ट इस प्रोसेस के लिए पूरा एक सिस्टम काम करता है एंड आई एम श्योर आप उसका नाम जानते हैं, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और इस सिस्टम की अपनी एक टीम है जिसके स्टार मेंबर है लंग्स और बाकी टीम मेंबर्स लंग्स की हेल्प करते हैं। इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये टीम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में आते हैं ये टीम मेंबर्स
नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ये सारे पार्ट्स एयर को लंग्स तक पहुंचाने के लिए एक कंटिन्यूअस पैसेज वे बनाते हैं। इसी पार्ट में एयर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गर्म और नम बनाई जाती है। और एक्सचेंज पार्ट में आते हैं लंग्स, क्योंकि गैस एक्सचेंज लंग्स के अंदर ही होता है। तो चलिए लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज को देखते हैं। उससे पहले कंडक्टिंग पार्ट में वर्क कर रही टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस को भी देख लिया जाए। लेकिन उससे भी पहले मैं एक बात पूछूं, वो ये है कि कहीं आपको उबासी तो नहीं आ रही है ना? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम बोर हो रहे होते हैं तो हमें उबासी आती है। लेकिन आप तो अपने लंग्स से मुलाकात कर रहे हैं, तो फिर आप बोर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको उबासी आ रही है तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये कि जब हमारे सामने कोई उबासी लेता है तो हमें भी उबासी आनी शुरू हो जाती है। दूसरा, थकान हो सकता है या फिर पुअर ब्रीदिंग हैबिट्स भी हो सकती है, जिसकी वजह से बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलती है। तो ऐसे में ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करने के लिए बॉडी को उबासी की मदद लेनी पड़ती है, ताकि लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन भेजी जा सके। और इसके लिए ब्रेन ऑक्सीजन शॉर्टेज का मैसेज भेजता है और सेंसरी सिस्टम एक लंबी गहरी सांस लेता है उबासी की फॉर्म में। तब जाकर आती है हमें उबासी। समझे? वैसे ऐसा भी माना जाता है कि उबासी से लंग्स और लंग टिश्यू स्ट्रेच होते हैं। इससे हार्ट रेट इंक्रीज होती है और हमें ज्यादा अवेक फील होता है। अब उबासी आने का एकदम सटीक रीजन तो अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं कि ये बहुत जल्दी यहाँ से वहां फैल जाती है। तभी तो शायद अभी आप भी इसका नाम सुनकर के ही उबासी लेने लगे हैं। यानी उबासी का रिलेशन सिर्फ उदासी से हो जरूरी नहीं, इसका रिलेशन लंग से भी हो सकता है। तो चलिए अब उबासी की बात छोड़ते हैं और थोड़ी एक्टिव बात करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंडक्टिंग पार्ट कैसे काम करता है। तो देखिए, कंडक्टिंग पार्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम टीम का पहला मेंबर होती है नोज, यानी कि हमारी ये नाक। नोज के जरिए एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है और नोज में जो हेयर होते हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं, वो एयर क्लेंजिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं, क्योंकि एयर इनसे फिल्टर होकर के ही आगे बढ़ पाती है। नोज में मौजूद म्यूकस बैक्टीरिया, वायरस, डर्ट और डस्ट को पकड़ने में एक्सपर्ट होता है। ये उन्हें बॉडी के अंदर नहीं जाने देता, वरना ये लंग्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो सकता है। इसलिए म्यूकस इन सब आउटसाइडर्स को, यानी इन जर्म्स को नोज में ही ट्रैप कर लेता है और बॉडी से बाहर निकाल देता है। लेकिन कई बार हम माउथ से भी इनहेल करते हैं, जिससे भी एयर हमारी बॉडी में एंटर होती है। लेकिन माउथ से इनहेल को अवॉइड करना चाहिए। और बहुत बार आपको अपने बड़ों से शायद डांट भी पड़ी होगी मुंह से सांस लेने की वजह से, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि मुंह से सांस क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि मुंह में, यानी कि माउथ में, नोज की तरह एयर फिल्टर नहीं हो पाती है और अनफिल्टर्ड एयर तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ना? इसलिए अब जरा ध्यान से। तो चलिए अब आगे जरा थोड़ा और ध्यान लगाते हैं। नोज में एंटर होने के बाद यहाँ से ये फिल्टर्ड एयर कहाँ जाती है? तो नोज या माउथ से एंटर हुई एयर फेरिंग्स में जाती है, जिसे थ्रोट भी कहते हैं। इस ट्यूब का काम एयर को कलेक्ट करके उसे आगे पहुंचाना होता है। फिर एयर जाती है लेरिंग्स में। ये ट्यूब एयर को आगे ट्रेकिया तक पहुंचाने के लिए रास्ता बनाती है। लेकिन लेरिंग्स का इन्वॉल्वमेंट ब्रीदिंग के अलावा वॉइस प्रोडक्शन में भी होता है। जी हाँ, इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं और इन वोकल कॉर्ड से गुजरने वाली एयर इन्हें वाइब्रेट करती है, जिससे फेरिंग्स, नोज और माउथ में साउंड वेव्स क्रिएट होती हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब हुआ कि हमारे बोलने में लेरिंग्स का हाथ होता है और इसलिए तो इन्हें वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसलिए कभी वॉइस बॉक्स सुना तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वो बात लेरिंग्स की ही हो रही है। वैसे लेरिंग्स से निकल करके ये एयर कहाँ पहुंचती है? ट्रेकिया में, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। ये ऐसा एयरवे है जो लेरिंग्स से ब्रोंकाई तक जाता है। ये ट्रेकिया 2 मेन ट्यूब्स में डिवाइड होता है, उन्हें ही ब्रोंकाई कहते हैं। और ये दोनों ट्यूब्स लेफ्ट और राइट लंग में जाती है। ब्रोंकाई आगे और डिवाइड होकर के ब्रोंक्यूल्स बनाती है और ये ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई का स्मॉलेस्ट सेक्शन होती है। तो ट्रेकिया से निकलकर ब्रोंकाई का यूं डिवीजन करके स्मॉलर पार्ट्स बनाना बिल्कुल किसी ट्री की ब्रांचेस जैसा लगता है। इसीलिए तो इसे ब्रोंकियल ट्री कहते हैं, जिस तक आकर कंडक्टिंग पार्ट पूरा हो जाता है। यानी रेस्पिरेटरी टीम के ये सारे मेंबर्स अपनी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। और उसके बाद बारी आती है एक्सचेंज पार्ट के मेंबर लंग्स की परफॉर्मेंस की।
इस एक्सचेंज पार्ट को रेस्पिरेटरी पार्ट भी कहते हैं, जो ब्रोंकियल ट्री के आगे मौजूद एल्वियोलाई में पूरा होता है। अब दिखने में तो एल्वियोलाई अंगूर के एक टाइट गुच्छे की तरह नजर आती है, लेकिन असल में ब्रोंक्यूल्स जिन बहुत ही छोटे छोटे एयर सैक्स में जाकर खत्म होती है, उन एयर सैक्स को कहते हैं एल्वियोलाई। ये बलून जैसे भी दिख सकते हैं, तो अब आप चूज कर लीजिए कि आपको ब्रोंकियल ट्री पर अंगूर दिखाई दे रहे हैं या बलून, क्योंकि एल्वियोलाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि उन्हें क्या समझा जा रहा है। वो तो अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि हम जो एयर अंदर लेते हैं उसकी डेस्टिनेशन ये एल्वियोलाई ही होती है। इन्हीं में होता है गैसों का एक्सचेंज। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी पर डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि भले ही ये बहुत ही छोटी हो, लेकिन फिर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट्स तो यही होती है। इनकी संख्या 2 से 4 या 10 नहीं होती, बल्कि मिलियंस में होती है, और लगभग 480 मिलियन एल्वियोलाई हुआ करती हैं हमारे लंग्स में। कमाल है ना? इतने सारे अंगूर, मेरा मतलब इतनी सारी एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई 100 स्क्वायर मीटर जितना सरफेस एरिया कवर करती हैं। इन्हीं से तो लंग्स का इतना लार्ज सरफेस एरिया बनता है। लेकिन इस लार्ज सरफेस एरिया से क्या होता है? इससे गैस एक्सचेंज ज्यादा तेजी से हो पाता है, क्योंकि लंग्स हर मिनट 5 से 8 लीटर तक एयर अंदर लेते हैं। ऐसे में एल्वियोलाई गैस एक्सचेंज का फास्ट प्रोसेस कर सके, ये इस लार्जर सरफेस एरिया से ही पॉसिबल हो पाता है। और एल्वियोलाई का फंक्शन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को ब्लड स्ट्रीम में अंदर और बाहर मूव करना होता है। हमारे सांस लेने पर ये एल्वियोलाई एक्सपैंड होती है ताकि ऑक्सीजन अपने अंदर भर सके, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो एल्वियोलाई श्रिंक होकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। और क्योंकि ये एल्वियोलाई हवा भरने के बाद बलून की तरह हल्की हो जाती है, तो इनकी बदौलत लंग्स इतने लाइट हो जाते हैं कि पानी में फ्लोट कर सकते हैं। और इसीलिए ह्यूमन बॉडी का अगर कोई ऐसा ऑर्गन है जो पानी में फ्लोट कर सकता है, तो वो है लंग्स। वैसे अगर हमारा माइंड भी बलून जैसा, एल्वियोलाई जैसा लाइट हो जाए तो कैसा रहे? सोच कर देखिएगा, और हो सके तो ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि काम तो एल्वियोलाई के पास भी बहुत है, फिर भी वो लाइट रहती है, तो हम क्यों नहीं? सोचना पड़ेगा। और अभी ये देखते हैं कि एल्वियोलाई स्मॉल ब्लड वेसल से घिरी रहती है, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। एल्वियोलाई की वॉल्स बहुत ही पतली होती है, जिनमें से ऑक्सीजन आसानी से निकल जाती है और ब्लड स्ट्रीम में मिल जाती है। ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज तक ले जाती है, और इस तरीके से बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन मिल पाती है। जब ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स में रिलीज करती है, तब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेटाबॉलिज्म का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी जब बॉडी फूड से एनर्जी बना रही होती है, तब उस प्रोसेस में ये गैस वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बनती है। तो ब्लड इसे लंग्स तक लाता है और एल्वियोलाई में रिलीज करता है। यहाँ से ब्रोंकाई और ट्रेकिया से होते हुए CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हर एक्सहेलेशन के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, और इस तरीके से एल्वियोलाई में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का एक्सचेंज होता है, और इस तरह रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पूरी तरह से बॉडी से बाहर नहीं किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में बॉडी के लिए यूजफुल भी रहती है, जो ब्लड pH को बैलेंस रखने में यूज की जाती है। सुनकर अजीब लग रहा होगा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए इतनी यूजफुल है। जी हाँ, वैसे आपने भी फील किया ना कि एल्वियोलाई कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। तो ऐसे में अगर ये किसी रीजन से अफेक्ट हो जाए तो सीरियस हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि एम्फेसेमा। एम्फेसेमा में सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि एल्वियोलाई डैमेज हो चुकी होती है। वैसे कैंसर की शुरुआत भी एल्वियोलाई में हो सकती है, इसलिए एल्वियोलाई को प्रोटेक्ट रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि स्मोकिंग से दूर रहा जाए, ताकि लंग्स की ओवरऑल हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। वैसे क्या आपको पता है कि रेस्पिरेशन भी एक्सटर्नल और इंटरनल टाइप का होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को अक्सर ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इसमें माउथ या नोज और लंग्स के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, यानी हम जो इनहेल और एक्सहेल करते हैं उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब उस प्रोसेस से होता है जिसमें बॉडी की कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का एक्सचेंज होता है। तो ये अंदर का मामला है, तभी तो इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है।
अब गैसों के एक्सचेंज को तो हमने समझ लिया, लेकिन गैस एक्सचेंज प्रोसेस को पूरा करने के लिए लंग्स को ब्लड सप्लाई भी तो इफेक्टिव चाहिए होती होगी ना, तो हमें इस बारे में भी तो जानना चाहिए। तो देखिए, लंग्स को जरूरत पड़ती है डुअल ब्लड सप्लाई की, जो पूरी होती है पल्मोनरी और ब्रोंकायल सर्कुलेशन से। अब ये क्या है, आइए जानते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऑक्सीजन पुअर ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है ताकि वो ऑक्सीजन रिच बन सके, और फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट में पहुंचाया जाता है ताकि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड सर्कुलेट किया जा सके। वहीं ब्रोंकियल सर्कुलेशन का काम लंग्स की सेल्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करने का होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का भी। ये ब्रोंकियल सर्कुलेशन सिस्टम सर्कुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, तो हार्ट से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में लाना, तो ये होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और इसका एक स्मॉल पार्ट ये ब्रोंकियल सर्कुलेशन है, जो लंग्स के एयरवे तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ आपने लंग्स और हार्ट का कनेक्शन देखा, कैसे दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मिलकर के काम कर रहे हैं। हार्ट का लेफ्ट साइड लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड रिसीव करता है और उसे अपनी आर्टरीज के थ्रू बॉडी पार्ट्स में पंप करता है, और हार्ट का राइट साइड वेन्स के थ्रू अदर बॉडी पार्ट से आया ऑक्सीजन पुअर ब्लड रिसीव करता है और उसे लंग्स में पंप करता है। लंग्स में ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है। ये दोनों वाइटल ऑर्गन्स मिलकर के ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। तो इतनी जबरदस्त है इनकी जुगलबंदी, मान गए दोस्ती हो तो ऐसी। वैसे लंग्स टोटल ब्लड सप्लाई का लगभग 9% यूज करते हैं, लेकिन लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है? एक हेल्दी मैन की लंग कैपेसिटी 6 लीटर्स होती है। टोटल लंग कैपेसिटी एयर का वो मैक्सिमम वॉल्यूम है जिसे लंग्स होल्ड कर सकते हो। इसे एक डीपेस्ट पॉसिबल ब्रेथ लेने के बाद लंग्स में टोटल एयर अमाउंट को एसेस करके मेजर किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज से लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव भी किया जा सकता है। तो आप ये तो समझ ही गए हैं कि लाइफ को सपोर्ट करते रहने के लिए लंग्स का सपोर्ट मिलते रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर किसी रीजन से, किसी डिजीज या डैमेज की वजह से एक लंग फंक्शन करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो क्या सरवाइव किया जा सकता है? मतलब क्या एक लंग के साथ भी नॉर्मल जिंदगी जीना पॉसिबल है? तो देखिए, अगर कैंसर या किसी और हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से एक लंग प्रॉपर फंक्शन नहीं करे तो उसे रिमूव करना पड़ सकता है। तो लंग को रिमूव करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे न्यूमोनेक्टोमी कहा जाता है। ऐसी सर्जरी के ज्यादातर केसेस में एक हेल्दी लंग भी इनफ ऑक्सीजन डिलीवर करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में एबल रहता है। यानी एक लंग के साथ भी एक नॉर्मल जिंदगी जी जा सकती है और डेली लाइफ के नॉर्मल टास्क को पूरा किया जा सकता है, जो वाकई में बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लंग की कैपेसिटी तो हाफ हो ही जाएगी ना, क्योंकि 2 जोड़ीदारों में से सिर्फ एक रह जाएगा परफॉर्मेंस के लिए। ऐसे में कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, जैसे जल्दी जल्दी ब्रेथलेस हो जाना, यानी कि सांस भर जाना, खासकर एक्सरसाइज के टाइम, थकान और हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे हेल्थ इश्यूज भी अफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो हर पर्सन को ये समझना चाहिए कि लंग्स की हेल्थ किन कंडीशन से अफेक्ट होती है ताकि उन्हें अवॉइड किया जा सके। और किसी रीजन से लंग डिजीज हो भी जाए तो बिना देर किए डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर टेस्टिंग और इलाज की तरफ बढ़ा जाए, ताकि लंग्स की हेल्थ को और ज्यादा नुकसान ना पहुंच पाए। इसके अलावा उन तरीकों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे लंग्स की हेल्थ को बेहतर रखा जा सके, ताकि लंग्स डिजीज होने के चांसेस बहुत ही कम रहे। तो बताइए, आप तैयार हैं ये सब जानने के लिए? तो चलिए सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करने वाली कंडीशंस को समझते हैं, जो वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्शन से भी हो सकती हैं और किसी डिजीज की वजह से भी हो सकती हैं। और हाँ, एज बढ़ने के साथ भी तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और ऐसी कुछ हेल्थ कंडीशंस है एलर्जीज, जो डस्ट और पोलन जैसी चीजों को इनहेल करने से होती है। इससे एयरवेज में इन्फ्लेमेशन होती है। एस्थमा, जो एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, यानी लॉन्ग टर्म तक रहने वाला डिसऑर्डर, इसमें एयरवेज में इन्फ्लेमेशन होती है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है। अगला है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से न्यूमोनिया हो सकता है, जो लंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है, या फिर ब्रोंकाइटिस होता है, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स का इन्फ्लेमेशन होता है। इनके अलावा लंग कैंसर और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD जैसी लंग्स डिजीज हो सकती हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है।
कोविड-19 भी तो एक रेस्पिरेटरी डिजीज रही, जिसने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को टारगेट किया, जिसमें लंग्स भी इंक्लूड होते हैं। और एजिंग के साथ तो लंग कैपेसिटी डिक्रीज होती ही है। ये तो हुई लंग डिजीज और कंडीशंस की बात। अब ये जानते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के लिए किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। तो लंग्स की हेल्थ को चेक करने के लिए सिस्टम्स के अकॉर्डिंग टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन कुछ कॉमन टेस्ट ये होते हैं। चेस्ट एक्सरे, इमेजिंग टेस्ट जैसे सीटी स्कैन यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन और एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इनके अलावा लंग फंक्शन टेस्ट भी किए जा सकते हैं। इन्हें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है लंग्स से जुड़ा हुआ, यानी कि लंग्स से रिलेटेड। इनमें मोस्ट बेसिक टेस्ट होता है स्पिरोमेट्री, जो ये मेजर करता है कि लंग्स कितना एयर अमाउंट होल्ड कर सकते हैं। लंग वॉल्यूम्स को अफेक्ट करने वाली डिजीजेस की स्क्रीनिंग के लिए ये टेस्ट किया जाता है, और एयरवेज को अफेक्ट करने वाली डिजीजेस जैसे COPD और एस्थमा को स्क्रीन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और ऐसे मेडिकल स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं जो लंग रिलेटेड डिजीजेस और कंडीशन से डील करता है? उसे पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है, और ऐसा स्पेशलिस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेस को डायग्नोस और ट्रीट करता है। और अब आगे बारी आती है ये जानने की कि भाई अपने लंग्स को हेल्दी कैसे रखा जाए, कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्थ को अच्छे से बेहतर और बेहतर से बेस्ट तक ले जाया जाए। तो बताइए इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये स्मोकिंग को क्विट किया जा सकता है, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग लंग कैंसर और COPD का सबसे बड़ा कारण बनती है। स्मोकिंग से एयर पैसेज सिकुड़ जाते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इससे लंग्स में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने लगती है और स्वेलिंग भी आ जाती है, जिससे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। लंग टिश्यू स्मोकिंग से डैमेज होते हैं और ये चेंजेस कैंसर की फॉर्म में भी डेवलप हो सकते हैं। तो देखिए कितनी डेंजरस होती है स्मोकिंग, इसलिए बिग नो टू स्मोकिंग। इसके बाद सेकंड हैंड स्मोक से बचना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि घरों में और वर्क प्लेस पर जब कोई पर्सन स्मोक करता है तो उसके आसपास रहने वाले लोगों पर भी इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए घर और ऑफिस स्मोक फ्री बनाए जा सकते हैं, इनफैक्ट बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी है जो किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो पोल्यूटेंट्स के कांटेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एयरवेज को डैमेज कर सकते हैं। इनमें केमिकल्स और रेडोन शामिल होती है। रेडोन एक रेडियो एक्टिव गैस होती है और कैंसर का रीजन बनती है। इसके अलावा आए दिन हो जाने वाले कोल्ड और अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को नॉर्मल समझने की बजाय हम उनसे बचाव कर सकते हैं, ताकि वो सीरियस फॉर्म में ना बदल सके। कोल्ड एंड फ्लू सीजन में क्राउड में रहना अवॉइड कर सकते हैं। प्रॉपर हैंड वॉश करके और हाइजीन का ध्यान रख करके भी माउथ के थ्रू इन्फेक्शन आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। फिजिकली एक्टिव रहकर के भी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ताकि वो हेल्दी फील कर सके। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं करने को, अगर आप करना चाहे तो। जैसे हेल्दी डाइट ली जा सकती है, जिसमें वॉलनट्स, एप्पल्स, ऑरेंजेस, टमेटोज, बीन्स और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड किया जा सकता है। रेगुलर चेकअप से अपने लंग्स की हेल्थ का पता लगा सकते हैं। हर साल फ्लू वैक्सीन लगवाई जा सकती है, और अपने लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए अवेयर रहा जा सकता है। इसी अवेयरनेस के लिए ही तो हर साल 25 सितंबर को वर्ल्ड लंग डे मनाया जाता है, ताकि लंग की बेटर हेल्थ को ग्लोबली प्रमोट किया जा सके। तो बस इंतजार किस बात का है, दिल पर हाथ रखकर अपने लंग से कहिए कि आप उसके साथ हमेशा है। और इसी के साथ 3 डीप सांसें लीजिए, डीप ब्रेथ्स लीजिए और फील कीजिए ब्रीदिंग की पावर को। और अब इन डीप ब्रेथ्स के साथ ही लंग्स से हमारी मुलाकात का ये सफर यहीं पर पूरा होता है। लेकिन अब जब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में मिलो, तब स्ट्रेस फ्री होकर के मिलिएगा, ये याद रखिएगा। और अगर ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरी लगती है, तो ऐसी और ढेर सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए infinitystream.tv पर अभी साइन अप कीजिए, क्योंकि नॉलेज से कनेक्ट होने में देर क्यों करना। मिलते हैं बहुत जल्दी ही अपने किसी खास से एक नई मुलाकात में। तब तक आप वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज देख लीजिए जो अभी तक पेंडिंग चल रही है। अरे भाई, नॉलेज को पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, ये बहुत काम आती है, और काम आने के साथ साथ इसे शेयर किया जाना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद।